नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रेजोनेंस इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रेजोनेंस के बारे में तो हम तुम लोग को पहले भी हम बताए हैं। ये वाले टॉपिक पे हम लोग डेडिकेटेड स्टडी करेंगे सिर्फ उसी टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग का दो सर्किट आएगा, एक तो रहेगा सीरीज में, एक रहेगा पैरेलल में। सीरीज में जब बात करेंगे तो वहां पे एल सी आर तीनों एक ही साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, और जब पैरेलल में बात करेंगे तो वहां पे एल और सी ही सिर्फ रहेगा। अब एल और सी को हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे एल सी ऑसिलेशन से, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कनेक्शन डिफरेंट रहेगा, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एल सी आर सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। LCR सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे सर्किट पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझते हैं। डायग्राम हमारा सिंपल सा है, मान लो L, C एंड R, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, और ये एक एसी सोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग को एक्सप्रेशन याद करने की कोशिश करें, जब हम LCR ये वाला सर्किट बताए थे सबको, तो वहां पे पावर हम लोगों को क्या दिखा था? एवरेज पावर वाज IRMS ERMS इंटू कॉस फाई, या फिर R बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। फिर इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। या करंट की अगर बात करें हम लोग, करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू E बाई R होता है, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS बाई R के बदले इम्पीडेंस Z, जो कि है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और अगर हम लोग फेज एंगल की भी बात कर दें, फेज एंगल यानी फेज डिफरेंस एंगल फाई, तो एंगल फाई पे हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। XC माइनस XL R भी होगा, कब होगा वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके डेडिकेटेड टॉपिक में, बट हम लोग फॉर द सेक ऑफ आवर डेरिवेशन या कन्वीनियंस सिर्फ ये वाला पकड़ के चलते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस सारे इक्वेशन में एक चीज कॉमन दिख रहा है, XL माइनस XC। XL माइनस XC क्या चेंजेस कर सकता है ये सर्किट में? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सिर्फ XL माइनस XC के फैक्टर या पोजीशन इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देखो क्या होगा, we know that XL is equal to L omega and XC is equal to 1 by omega C। ठीक है, यहीं से हम लोग ये कह सकते हैं कि XL is directly dependent on the frequency whereas XC is inversely dependent on the frequency। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो क्या होता है? अब देखो पहला केस, इफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ओमेगा, बिकॉज वी नो, यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो पाई और एफ, अगर एफ बढ़ रहा है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो इफ ओमेगा इंक्रीजेस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर ओमेगा बढ़ेगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा और XC घटेगा। तो इफ ओमेगा इंक्रीजेस देन वी कैन राइट कि XL इंक्रीजेस बट या एंड XC डिक्रीजेस। XL इंक्रीजेस, XC डिक्रीजेस। ध्यान से समझना इसको, XL increases, XC decreases, then what happens to XL minus XC? XL minus XC increases. XL minus XC, XL minus XC increases. क्यों increases? सीधा सा बात है भाई, XL minus XC का मतलब मान लो पकड़ लेते हैं 4 minus 2, इधर का पकड़ लो XL, इधर का पकड़ लो XC। XL यहाँ पे बढ़ रहा है और ये XC घट रहा है,
इसको बढ़ा के कर दो, अच्छा इसका रिजल्ट हो गया 2, तो इसको बढ़ा के कर दिए 8 और इसको घटा के कर दिए 1, तो रिजल्ट हो गया 7। तो देखो ये डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स अलजेब्रा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि xl माइनस xc इंक्रीजेस। तो इफ दिस इंक्रीजेस, रिमाइंड कि हर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ भी इसका स्क्वायर है, यहाँ भी इसका स्क्वायर है, फिर सेकंड में ये पूरा पूरा ऐसे ही आता है, बट मैक्सिमम जगह पे इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दे तो दैट वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। अगेन इसका मतलब क्या होता है हम बताते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पूरा बता दें व्हाट हैपेंस इफ ओमेगा डिक्रीजेस। If omega decreases, then XL decreases. ओमेगा डिक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो XL डिक्रीज कर जाएगा एंड XC increases. Then also the difference between the XL minus XC increases. कैसे? Again 2 minus 4, तो ये कितना हो जा रहा है, -2 का डिफरेंस है। अगर सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिए या इसका स्क्वायर, अल्टीमेटली तो स्क्वायर ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डील करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 - 4 हो गया, मान लो 2 सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पकड़ेंगे इसका, ये हो गया XL माइनस XC। अगर XL और घट गया यानी ये हो गया 1 और XC और बढ़ गया यानी ये हो गया 8, तो ये क्या हो जाएगा 7 आया कि नहीं। तो चाहे ये बढ़े या ये घटे, या ये बढ़े या ये घटे, डिफरेंस जो है वो हमेशा ही बढ़ रहा है। डिफरेंस अगर हमेशा ही बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, तो इन दोनों का ही रिजल्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एज अ रिजल्ट Z जो इम्पीडेंस है Z इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z इंक्रीजेस। As a result, finally, Z increases and current decreases. Current decreases. But एक special case है. That means if XL is equal to XC, ये हो जाएगा ओमेगा का एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। सब दिख रहा है, अगर इसको तुम समझो तराजू की तरह अगर समझो, ये साथ में अगर XC की बात कर रहे हैं, बिकॉज इधर XC है इधर XL है, तो इधर XC है इधर XL है। ओमेगा के बढ़ने से XL क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, भारी हो जा रहा है, और XC घट जा रहा है, तो डिफरेंस जो है दोनों के बीच में ये बढ़ रहा है। अगर उल्टा कर दो, ओमेगा घटा दो तो ये उल्टा हो जा रहा है, ऐसे करके ओमेगा बढ़ाने से या घटाने से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ओमेगा का कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा जहां पे ये दोनों बैलेंस करेगा एक दूसरे को। ये बैलेंस कंडीशन ही हम लोग को खोजना है। तराजू यानी वेइंग स्केल, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हम लोग को किराने की दुकान में, मोदी खाने की दुकान में दिख जाता है, जिसमें अप डाउन हम लोग एक तरफ रखते हैं ये वजन और एक तरफ सामान रखते हैं। तो दो वजन अगर रख दे, एक भारी हो रहा है एक कम रहा है, ऐसे करके दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक वक्त तो आएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, वो वक्त हमको खोजना है, वो कंडीशन हमको खोजना है। तो वो कंडीशन में हम लोग क्या दिखेगा कि इफ XL इज इक्वल टू XC, देन XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। Then and then only in that case हम लोग कह सकते हैं कि Z decreases. Why? Z becomes only equal to R. कोई भी रिएक्टेंस यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ R हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर सिर्फ R हो जाएगा, बिकॉज XL माइनस XC इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर R, Z सिर्फ R हो जाएगा, Z decreases and current increases. When does this happens? This happens when XL is equal to XC. Then we can write if XL is equal to XC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि XL equal to XC, XL का मतलब होता है L ओमेगा, XC का मतलब होता है 1 by ओमेगा C। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC, और यहीं से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट LC। दैट मीन्स ये कंडीशन, इससे मतलब कह सकते हो कि यहाँ तो हम ओमेगा से कंपेयर कर रहे हैं, ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा का बताइए, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट LC, देन XL इज इक्वल टू XC। इसलिए हम शुरुआत ओमेगा से नहीं की, यहाँ सीखे क्योंकि यहाँ से हम ओमेगा को डिराइव किए। ये जो ओमेगा दिख रहा है इसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बता रहे नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 11 में हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बताएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट LC। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 1 by रूट LC, ओमेगा को हम लोग कहते हैं 2 pi f। तो हम लोग यहीं से इसको भी कह सकते हैं कि लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लीनियर फ्रीक्वेंसी।
लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब when ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC देन दिस हैपेंस। इसी कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस को याद करोगे, ये हम लोग पहली बार पढ़े थे क्लास 11 में। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ वो फ्रीक्वेंसी जिसपे वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना या ऑसिलेट करना शुरू करेगा। बेहतर होगा कहना कि वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब ऑसिलेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है, वाइब्रेशन में हो रहा है, रोटेशन में हो रहा है, या कौन सा मोशन, कौन सा फॉर्म ऑफ मोशन में ऑसिलेशन हो रहा है, दैट कैन वेरी, बट ऑसिलेशन हो रहा है ये हम कह सकते हैं। जैसे कि सर्किट में हम लोगों ने देखा चार्जेस हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मोशन फिजिकल मोशन तो नहीं हो रहा है, चार्जेस मोशन कर रहे हैं। इसीलिए किस चीज का मोशन हो रहा है ये कहना डिफिकल्ट है, वेरी करता है केस बाय केस, बट इतना आपको मालूम है इफ दैट सेम थिंग इज हैपनिंग टू एंड फ्रो मोशन में, टू एंड फ्रो आइडिया में, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑसिलेटिंग। तो कोई भी चीज अगर ऑसिलेट करता है तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो हो गया जैसे कि इमेजिन कर लो, सपोज एक बेड के ऊपर एक ग्लास में पानी रख दो। अब बेड को हिलाओ, धप 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 मारो, तो देखोगे पानी जो है वो वाइब्रेट करेगा। अब बात यह है ना, जो पानी उसमें रखा गया है उसको अच्छे से अगर वाइब्रेट करवा पाओ तो उसके जो वाइब्रेशन है, जो रिपल्स बनेंगे, वो बहुत अच्छे से मैग्नीफाई होकर बड़े बड़े रिपल्स बनाएंगे। बट तुम चाहे कुछ भी करो, जितना भी ठोको, उसमें रिपल्स बहुत छोटे छोटे ही बनेंगे, क्योंकि उसका जो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे कि वो वाइब्रेट करेगा, वो फ्रीक्वेंसी तुम उसको नहीं दे रहे हो, तुम बेड को वाइब्रेट कर रहे हो। अगर किसी भी तरीके से बेड को उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू कर दो जिस फ्रीक्वेंसी में वो पानी वाइब्रेट करता है, ओरिजिनली करता है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में पानी को वाइब्रेट करने से वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पानी का वाइब्रेशन और बेड का वाइब्रेशन, दोनों का वाइब्रेशन अगर मैच किया तो देखेंगे कि बेड वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपना वाइब्रेशन से पानी के वाइब्रेशन को इतना मैग्नीफाई कर देगा कि वो पानी छलक छलक के बाहर आना शुरू करेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। इसका एग्जांपल जो हम लोग क्लास 11 में दिया जाता है उसको याद कर लो। एक धागा रहता था, धागा पे एक भारी बॉल अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग में बांध दिया जाता था। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बनाए हल्का सा एक डायग्राम, यहाँ पे एक बांधा हुआ है, यहाँ पे एक बांधा हुआ है, यहाँ पे एक बांधा हुआ है और यहाँ पे एक बांधा हुआ है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जो बॉल दिख रहा है, पहले वाले बॉल को ऐसे करके मारा गया। इससे क्या करेगा, ये पहले वाला जो बॉल है ये ऐसे से ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका ऑसिलेशन, ये जो स्ट्रिंग है इसमें ऊपर नीचे एक मोशन क्रिएट करेगा। ये मोशन के कारण बाकी सारे बॉल्स भी आगे पीछे ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। सब अपने अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी में ही ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि किसी को भी फोर्सफुली ऑसिलेट नहीं करवाया गया, छोड़ दिया गया अपने हिसाब से वाइब्रेट करने के लिए, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अटेंड कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ये जो पहला बॉल है जिसको हम लोग फोर्सफुली वाइब्रेट करवाए थे, थोड़ी देर बाद ये भी अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी गेन कर लेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक जो बॉल है ये अपने हिसाब से ही घूम रहा है। पहला वाला बॉल अगर इधर जा रहा है तो दूसरा वाला बॉल इधर जा रहा होगा, कहीं भी जा रहा होगा, वो अपना डिपेंड करता है। लेकिन जो तीसरा चौथा बॉल दिख रहा है, इसका लेंथ और इसका लेंथ लगभग बराबर है, सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि ये दोनों सिंक्रोनस में आ जाएंगे, सिंक्रोनाइज कर जाएंगे। जहां पे ये बॉल भी इधर जा रहा है तो ये वाला बॉल भी इधर जा रहा है, दोनों ही सेम तरीके से ऐसे मूव करना शुरू करेंगे। हम तो इसको मूव नहीं करवाए, तुमसे इसको मूव करवाए। तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्शन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज एट वर्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों भी वाइब्रेट करेंगे। ये थोड़ा जल्दी वाइब्रेट करेगा ऐसे ऐसे स्पीड में, ये थोड़ा और धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा, अपने ही धुन में सब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। लेकिन इन दोनों का धुन सेम होता है तो ये दोनों एक ही साथ तालमेल बना के ऐसे वाइब्रेट करेंगे। इस सिचुएशन को कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब सब एक साथ ताल मिला के ऑसिलेट करना। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस जो हर एक सर्किट का जो कंडीशन होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एसी में जब आए तो थोड़ा एसी का माइंड सेटअप कर लो, मोशन में नहीं सोचो। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि हर एक एलसीआर सर्किट का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, और अगर बाहर से भेजा गया या फिर एसी सोर्स से दिया गया करंट, वो भी उसका फ्रीक्वेंसी अगर एसी सर्किट के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाता है, और इन दैट केस करंट फुल्ली मैग्नीफाई हो जाता है। और रेजोनेंस का यही हमारा क्राइटेरिया ही है।
किसी भी सर्किट में अगर रेजोनेंस होता है, या चाहे वो इस करंट की बात करो, चाहे वो फिजिकल दुनिया की मैकेनिक्स की बात करो, अगर वहाँ पे रेजोनेंस होता है तो जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो एम्पलीफाई हो जाता है। जैसे बांसुरी का बजाना, नॉर्मल तरीके से हम लोग फूकते रहे तो उसमें से आवाज़ तेज नहीं आता है, लेकिन जिसको आता है बजाना वो रेजोनेंस करवाता है। अपने धुन को जो यहाँ से फूकता है और जाके टकरा के बांसुरी से वापस जो आ रहा है, वो दोनों वेव्स के बीच में रेजोनेंस कराना उसको आता है। दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, इससे क्या होता है, मैग्नीफाई हो जाता है और आवाज़ बहुत तेज निकलता है। तो रेजोनेंस में रिजल्ट में हमेशा ही रिजल्ट जो निकल रहा है, यानी आउटपुट जो है वो हमेशा ही मैग्नीफाई हो जाता है या एम्पलीफाई हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं करंट इंक्रीज कर जा रहा है, करंट इंक्रीज कर जा रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस का मतलब उम्मीद करते समझ में आया हो। रेजोनेंस का कंडीशन हम लोग डिराइव किए। किसी भी सर्किट का, किसी भी एलसीआर सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो पता करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकाल रहे हैं, अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाल रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि एल और सी, आर का कोई योगदान नहीं है यहाँ पे। एल और सी का जो वैल्यू है, ये वैल्यू डिटरमाइन करता है कि एलसीआर सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। अब उस एलसीआर सर्किट में फीड किया जाने वाला करंट फ्रीक्वेंसी, चाहे वो ईएम वेव के जरिए आए, चाहे वो किसी एसी सोर्स के जरिए आए, वो उस एसी सोर्स से जो करंट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अगर इस सर्किट के फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, जेड डिक्रीज कर जाता है और करंट इंक्रीज कर जाता है। ऐसा ही अगर एक सर्किट हम लोग डिजाइन करें तो उस सर्किट को कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट का क्या काम होता है, बहुत सारे वेव्स में, जैसे कि अगर हम हल्का सा एग्जांपल दें, मान लो हमारा यहां पे एक सर्किट है, एक्सेप्टर सर्किट। यहां पे हम कुछ फीड नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या किए, जैसे कि हमारे घर में आने वाले टीवी में जो केबल टीवी का कनेक्शन आता है उसमें तो एक साथ बहुत सारे चैनल्स आते हैं, लेकिन एक बार हम सिर्फ एक ही चैनल देख सकते हैं। तो चैनल चेंज कैसे होता है उसके बारे में जरा समझे अगर हम लोग, तो यहाँ से जो हम लोग का तार आता है, मान लो ये एक तार आया ऐसे करके इसमें कनेक्ट कर दिया गया। अब वो जो तार आया है केबल का, उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं, हर एक चैनल अपने अपने फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करते हैं। अब एल या सी, जब हम लोग चैनल बदलते हैं तो एल या सी में से किसी का वैल्यू बदलता है। जनरली कैपेसिटर का वैल्यू बदल सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल कैपेसिटर आता है और वेरिएबल इंडक्टर भी आता है, बट वेरिएबल कैपेसिटर वर्क्स मोर एफिशिएंटली। तो कैपेसिटर का वैल्यू हम लोग बदलते हैं, एक चैनल चेंज करते हैं तो कैपेसिटर का वैल्यू हल्का हल्का बदलता रहता है, जिससे क्या करते हैं कि कैपेसिटर का वैल्यू अगर बदल रहा है तो ओमेगा यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंटायर चैनल क्या होता है, चेंज होता रहता है। मान लो यहां से आने वाला 3 ठो चैनल है, हम इसको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, बट समझना एक ही तार में सारे देश के चैनल फीड किए जा रहे हैं। ये चैनल मान लो 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहा है, ये चैनल मान लो 300 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, इसका 400 हर्ट्ज है और इसका 500 हर्ट्ज है। अब मेरा जो टीवी का सर्किट जो दिया हुआ है या रेडियो का सर्किट जो है, ये सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम सेट कर दिए हैं 100 हर्ट्ज पे। 100 हर्ट्ज पे जब सेट किए हैं इसको, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी चैनल का फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस नहीं करवाएगा। रेजोनेंस जब नहीं करवाएगा मतलब जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पे चैनल नहीं पकड़ेगा, जिग 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 करते हुए दिखाएगा। अब मान लो हम एल या सी का वैल्यू अगर बदलते हैं, एल या सी का अगर वैल्यू बदलते हैं और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये हटा के 200 हर्ट्ज कर दिए, तो जाहिर सी बात है सबके सब सारे के सारे चैनल्स का फीड ढुकता है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं ढुकता है, सारे चैनल्स का फीड एक साथ ढुक रहा है। लेकिन हर एक चैनल के लिए या तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के कारण एक्सएल बढ़ जा रहा है या एक्सी बढ़ जा रहा है, तो ये कंडीशंस हो जा रहा है हर एक चैनल के लिए। लेकिन एक चैनल होगा जिसका मैच कर जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसका जो करंट है उसके केस में उस पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का करंट मैक्सिमम हो जाएगा और ये जो सर्किट में वो चैनल का फीड आना शुरू हो जाएगा, वो हम लोग देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि बहुत सारे चैनल के बीच में ये एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ एक को, ठीक हो गया एक्सेप्टर सर्किट। इस तरीके से हम लोग एलसी ऑसिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम लॉजिक से रेडियो भी बनता है, बहुत सारे सिग्नल एक साथ आते हैं और वहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर सिग्नल को पकड़ते हैं।
इसी तरीके से मोबाइल फोन भी काम करता है। सिम में एक सिग्नल से हमारा अगर फोन आया तो एक पर्टिकुलर सिग्नल असाइन करके हमारे पास वो सिग्नल आता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वो आता है सिग्नल, और वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ हमारा मोबाइल में इंसर्ट किया गया सिम के कारण हमारा मोबाइल का सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल जाता है, सिर्फ वही उसको पकड़ पाएगा, और बाकी के सारे जितने भी दुनिया मोबाइल से सब उस सिग्नल को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको अच्छे से नहीं रेजोनेंस करवा पाएंगे। सिर्फ हमारा सिम लगा हुआ सर्किट ही उसको एक्सेप्ट करेगा, रेजोनेंस करेगा और हम उससे बात कर पाएंगे। अब अगर इसका हम ग्राफ बना के दिखाएं तुम लोगों को, जैसे कि मान लो करंट वर्सेस फेज एंगल का अगर ग्राफ बनाते हैं, करंट वर्सेस फेज, सॉरी करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट फेज, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये वाला हो गया करंट। तो जैसे कि अगर हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कम रखेंगे, यानी अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस, तो भी क्या हो रहा है, आई डिक्रीजेस, और अगर ओमेगा इंक्रीजेस देन आल्सो आई डिक्रीजेस। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट मींस लेट दिस बी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट पे ही करंट इंक्रीज कर रहा है, और उसके अगर घटे, ओमेगा डिक्रीज करता है तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, ओमेगा इंक्रीज करे तो भी करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। अब इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है, इस ग्राफ में अगर देखो तो अगर हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी का लेफ्ट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड जाए, द करंट इज डिक्रीजिंग, बट एज वी अप्रोच टुवर्ड्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ओमेगा का वैल्यू अगर हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करीब रखते हैं तो वहां पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब जब रेजोनेंस हो रहा है तब कंट्रोल पूरा पूरा हाथ में रहता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को भी अगर हम लोग ट्यून करें, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए रेजिस्टेंस का भी कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया जाता है। देन इन दैट केस अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करें तो करंट को और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस ग्राफ को इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सारे केसेस में एक चीज याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाला केस पे ही करंट मैक्सिमम हो रहा है। बट इन दिस केस इफ द रेजिस्टेंस इज R3, resistance is R2 and here resistance is R1, then we can write that R1 must be the largest current and R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3. That means R3 is the lowest and R1 is the largest resistance. अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है करंट कमेगा, क्योंकि इन दी रेजोनेंस कंडीशन Z या सर्किट में एक ही अपोजिंग फैक्टर होता है, वो है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को हम लोग कम या ज्यादा करें तो करंट उसमें और भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो जनरली रेडियो में अगर बात करें तो L और C का कंट्रोल दे दिया जाता है तुमको फाइन ट्यूनिंग और ट्यूनिंग करने के लिए, दैट मीन्स तुमको चैनल पकड़वाने के लिए। चैनल पकड़, अगर पुराने जमाने के रेडियो देखो, डिजिटल रेडियो की बात नहीं कर रहे हैं, एनालॉग रेडियो की बात कर रहे हैं, वहां पे जो चैनल बदलने वाला होता है, पहले तो एक बड़ा सा दिया रहता है, उससे हम लोग बड़ा चेंज करते हैं, और जो छोटा होता है वो होता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग यानी या तो किसी को L का कंट्रोल दे दो और किसी में C का कंट्रोल दे दो और एक बार चैनल सेट हो जाए तो वॉल्यूम कम बेसी करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस में डाल देते हैं वॉल्यूम को, यानी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करेंगे तो करंट और भी कम या ज्यादा होगा, तो हम लोग जो सिग्नल पकड़े हैं उसको हम लोग या तो तेज सुनेंगे या तो कम सुनेंगे। तो इस तरीके से हम लोग LCR सर्किट में रेजोनेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं फिलहाल, बस यही है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग फिल्टर सर्किट करेंगे, और फिल्टर सर्किट में हम लोग देखेंगे किस तरीके से स्टूडियो में जब कोई गाना गाता है या फिर नॉइस रिडक्शन माइक या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो किस तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ वांटेड सिग्नल्स को पकड़ेंगे और बाकी के जो अनवांटेड नॉइस है उसको फिल्टर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए ये रहा हमारा सारी चीजें इन LCR सीरीज सर्किट ऑफ द रेजोनेंस टॉपिक। बाकी बात देख लो।